अमूमन लोग फिल्मी संगीत बड़ी संख्या में सुनते हैं और एक अच्छा खासा समय फिल्मी संगीत के सुनने पर या उसे देखने पर खर्च भी करते हैं। इनमें रेडियो के श्रोता भी हैं, इनमें इंटरनेट के यूट्यूब वगैरह के श्रोता भी हैं और डायरेक्ट रेडियो चैनल्स के श्रोता भी हैं। और ये एक धारणा है कि जब ये संगीत यानी एक फॉल्स धारणा कि वे जब रेडियो संगीत सुनते हैं या फिल्मी संगीत सुनते हैं, खासतौर फिल्मी संगीत, तो वे फिल्मी संगीत सुनते समय वे जो आनंद लेते हैं वह आनंद असल में कला का आनंद है और वह आनंद उनके अंदर कलात्मक अनुभूति और कलात्मक बोध पैदा करता है। ये धारणा बुनियादी तौर पर सही नहीं है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कला रूपों में और ये जो मास कल्चर के जो कला रूप हैं, पॉपुलर कल्चर के जो कला रूप हैं, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। इन दोनों की यानी कला रूपों की और मास कल्चर के कला रूपों की निर्माण प्रक्रिया एकदम अलग है। एक जैसी निर्माण प्रक्रिया नहीं है और इनके श्रोता वर्ग में भी अंतर है। ये बुनियादी वजह हैं जिनकी वजह से पॉपुलर फिल्मी संगीत के आनंद को कला के आनंद के साथ में एक में एक नहीं करना चाहिए। कला का आनंद एक अलग चीज है और फिल्मी संगीत का आनंद एक अलग चीज है। सोचने लायक बात है कि उसमें आनंद है भी कि नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि ये जो फिल्मी संगीत है या जो मास कल्चर का जो म्यूजिक है, इस म्यूजिक का जो चरित्र है वो सबऑर्डिनेट या मातहत के चरित्र को अस्वीकार करता है। मतलब फिल्मी संगीत के सामने कोई छोटा या बड़ा नहीं है। वहाँ हर चीज एकदम अलग अलग रूपों में होती है और वो फिर एक समायोजित रूप में हमारे सामने आती है। और ये जो उस संगीत के अंदर की जो प्रत्येक चीज का अलग अलग होना और फिर उसका समायोजित होकर हमारे सामने आना, ये ही चीज फिर इस एकाकी व्यक्ति जो एक समाज में है, उस एकाकी व्यक्ति से इस संगीत को जोड़ती है। इस फिल्मी संगीत का जो सबसे दिलचस्प पक्ष है वो ये है कि इसका श्रोता सुनता है लेकिन बोलता नहीं है। उसके पास में रिएक्ट करने का कोई अधिकार या समय या सुविधा नहीं है। वह सिर्फ जो म्यूजिक या गाना जो संप्रसारित किया जा रहा है, उसे जो इंस्ट्रूमेंट जो उसे सुनाए जा रहे हैं उन्हें वह सिर्फ रिसीव करता है, पॉपुलर बनाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रोता होता है यानी फिल्मी संगीत का जो श्रोता होता है वो उत्पादक श्रोता नहीं होता बल्कि वो निष्क्रिय श्रोता होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि जो फिल्मी संगीत बज रहा है और वो बड़ी संख्या में सुना जा रहा है, बड़ी संख्या में उसकी खरीद फरोख्त हो रही है, इससे कला का और कलात्मक बोध का विस्तार हो रहा है, तो एक गलतफहमी है। क्योंकि फिल्मी संगीत निष्क्रिय श्रोता और कलाहीन श्रोता निर्मित करता है।
और ये जो निष्क्रिय जो श्रोता है, जिसके पास में बोलने का अधिकार नहीं है, इसकी वजह से ये भी होता है कि संगीत के एप्रिसिएशन की जो एक तरह से परंपरा थी, संगीत के प्रति जो प्रशंसा भाव का जो एक तरह से उदय हुआ था, उस उदय का एक तरह से समापन हो जाता है। अब संगीत को एप्रिशिएट करने वाले लोग नहीं मिलते, वो बता नहीं पाते वो क्यों ये गाना सुन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विदेशी गाने सुनते हैं, विदेशी गानों का आनंद लेते हैं, उस विदेशी वाद्यों का आनंद लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर वायलिन, सरोद, पियानो, इन वाद्य यंत्रों का जो एक तरह से जादू होता था, वो जादू उनके अंदर खत्म हो चुका है, लेकिन वो सुनते हैं। यही वजह है कि ये कहा जा सकता है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो संगीतहीन पीढ़ी होगी। उसके बाद में संगीत बोध नहीं होगा। संगीत के रिकॉर्ड तो होंगे, लेकिन संगीत बोध नहीं होगा। जिस सिनेमा के या फिल्मी संगीत के और गीत के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी मूल जो उपलब्धि है वो ये कि उसे रेडियो ने एक मीडियम के तौर पर सबसे अधिक जनप्रिय बनाया। आया वो सिनेमा में, लेकिन उसे पॉपुलर बनाने का काम किया रेडियो ने। और खासतौर पर रेडियो के बाद में जिसने सबसे अधिक उसे जनप्रिय बनाने में भूमिका अदा की वो था ऑडियो इंडस्ट्री। उसके बाद में टेलीविजन, और इधर इंटरनेट के आने के बाद में यूट्यूब। अब हुआ ये कि ये इस पूरी परिक्रमा में संगीत के प्रति आम लोगों का नजरिया एकदम बदल गया। अब स्थिति यह है कि आप संगीत का तो आनंद लेते हैं, लेकिन संगीतकार के बिना। आप जो गाना सुन रहे हैं वह आपके सामने गाना बज रहा है, लेकिन संगीतकार नहीं होता। जब उपकरण तैयार हुए थे तो उनके सामने कोई बैठा नहीं था, लेकिन रेडियो के आने के बाद संगीत के क्षेत्र में जो कुछ स्थिर और जड़ था वो एकदम गायब हो गया, क्योंकि रेडियो ने तेजी से संगीत को संप्रसारित किया। यह भी हुआ कि जो लोग वाद्य बजा नहीं सकते थे वे भी गायब हो गए। अब ये ऐसा संगीत था, नहीं, जब आप सुनते हैं तो इसके सुनने और बजने के दौरान कोई भी आदमी इसमें व्यवधान डालने वाला नहीं होता। संगीत बजता रहेगा, आप उठिए, बैठिए, जाइए, खाइए, पीजिए, सोइए, बाथरूम जाइए, संगीत बजता रहेगा। अब यहां जितने भी एक्शन थे वो सब मूवमेंट के एक्शन थे। संगीत बज रहा है लेकिन कोई व्यवधान देने वाला नहीं है उसमें। इससे हमारी जो पुरानी किस्म की जो प्रवृत्तियां थी वो सारी की सारी क्षतिग्रस्त हुई, और चीज़ों को एक तरह से गतिशील बनाने में, ऊर्ध्वगामी बनाने में इसने मदद दी। अब कोई गायक आरोह में गा रहा है या अवरोह में गा रहा है, इसका कोई सुनने वाले के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ता था, क्योंकि वो सारा का सारा गाना जो है वो मशीन के जरिए हमारे बीच में आ रहा था। यही वजह थी कि अब इस गाने के बारे में कोई संवाद संभव नहीं था। रेडियो का जो जो विस्तार हुआ, गायक का उसी स्पीड से लोप भी हुआ।
संगीत को जितना रेडियो ने जनप्रिय बनाया, गायक को उतना ही उसने अदृश्य बनाया। ये जो आरोह अवरोह के दौरान जो चीज बीच में आई, उसमें ध्वनि तरंगें आ गईं और इन ध्वनि तरंगों ने चीजों को और ज्यादा घनीभूत बनाया। लेकिन इसका जो आउटकम था वो बहुत भयानक था। आउटकम ये था कि इसने एक नए कंट्राडिक्शन को जन्म दिया, जिसे हम लोग कहते हैं साउंड स्पेस और रियल स्पेस। रियल स्पेस और साउंड स्पेस के बीच में जो कंट्राडिक्शन पैदा हुआ, उसने अगले ही क्षण जीरो यानी शून्य की अनुभूति पैदा की। सब लोग जानते हैं इस बात को और मानते भी हैं, सारी दुनिया के विभिन्न विचारधाराओं के लोग जिन्होंने रेडियो के ऊपर काम किया है, संगीत के ऊपर काम किया है, कि रेडियो और ऑडियो ने संगीत को की सांस्कृतिक एक रूपता निर्मित करने में केंद्रीय भूमिका अदा की। जर्मनी के एक बहुत ही प्रसिद्ध माध्यम विशेषज्ञ जिन्होंने रेडियो और उसकी ध्वनि तरंगों पर सबसे ज्यादा काम किया है और बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी किस्म का काम माना जाता है, वो अर्नेस्ट अर्नहाइम ने इस पूरी की पूरी सांस्कृतिक एक रूपता को सांस्कृतिक पतन की संज्ञा दी। उन्होंने एक नई बात कही। उन्होंने कहा सांस्कृतिक पतन इस अर्थ में कि इस रेडियो ने नियोजित ढंग से एक रूपता पैदा करने की बजाय विविधता में एकता पैदा करने की कोशिश की। अब एक ही समस्या रह गई कि इस विविधता को कैसे सुरक्षित रखा जाए। परिणाम तो सांस्कृतिक क्षय हुआ। उन्होंने ये भी लिखा कि रेडियो से उपजी संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिसका सृजन श्रोता या उपभोक्ता ने नहीं किया, अपितु वह तो इसमें मात्र दर्शक या श्रोता भर था। ट्रेजेडी है कि जो हमारे पास में जो खाली समय होता है, उस खाली समय को भरने के लिए और ये प्लेजर के समय को भरने के लिए इस संगीत का निर्माण किया गया। वायदा यह था कि रेडियो संगीत आनंद पैदा करेगा, लेकिन रेडियो संगीत का, सिनेमा के संगीत का अब तक का अनुभव यह बताता है कि उसने जीवन में आनंद की सृष्टि नहीं की या श्रोता के मन में आनंद की सृष्टि नहीं की। एक अन्य चीज जिस पर के कायदे से गौर करने की जरूरत है, वो ये कि जो घटिया संगीत है, फिल्मी संगीत है, उसकी सबसे खतरनाक चीज क्या है कि वह जो शास्त्रीय संगीत है, जो श्रेष्ठ संगीत है, उसको वो लगातार हजम कर रहा है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत का जो सामाजिक जनाधार हुआ करता था, जिसकी वजह से शास्त्रीय संगीत जिंदा था, वह जनाधार लगातार खत्म होता गया और शास्त्रीय संगीत को फिल्मी संगीत ने सिस्टमैटिकली हजम करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। इसका एक दूसरा पक्ष भी है, वो ये कि
अब वो जो शास्त्रीय संगीतकार थे, जो श्रेष्ठ संगीत के लोग थे, वे घटिया संगीत से प्रेरणा लेने लगे और घटिया संगीत का अनुकरण करने लगे। या ये कह सकते हैं कि जो श्रेष्ठ संगीत था उसे घटिया संगीत के स्तर पर उतरना पड़ा। इसका परिणाम यह निकला कि संगीत इन जनरल उसका एक मानकीकरण हुआ। ये जो संगीत की जो जैसे कहें कि प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया ने जिस चीज को नष्ट किया वो था कि इसने एक ऐसे श्रोता वर्ग का निर्माण किया जो कि संगीत के बारे में एकदम नहीं जानता था, लेकिन संगीत घंटों सुनता था। पहले जो संगीत सुनते थे लोग, शास्त्रीय संगीत सुनते थे, या आज भी जो शास्त्रीय संगीत सुनते हैं, वे शास्त्रीय संगीत के बारे में, उसमें इस्तेमाल किए गए इंस्ट्रूमेंट के बारे में, गीत के बारे में, गायक के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। अनेक लोग ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन पॉपुलर संगीत, फिल्मी संगीत, उसका जो श्रोता है वो ऐसा श्रोता है जिसे ये नहीं मालूम कि वो जो गाना सुन रहा है उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। वो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं जानता। वो ये नहीं जानता कि ये जो गायक गा रहा है ये किस लय पर आधारित होकर गा रहा है या किस राग पर आधारित होकर गा रहा है। तो ये एक तरह से संगीतहीन श्रोता वर्ग या कलाहीन जो है समाज के निर्माण में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और ये इसका सबसे खतरनाक पहलू है। फिलहाल इतना ही।